एवरीवन, वेलकम टू पीएम अकेडमी। आज हम हमारी क्लास 12 की ज्योग्राफी की जो बुक है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी उसको हम शुरू करेंगे। और आज हम इसका चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं, दैट इज़ पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कंपोजिशन। तो देखो, जो 12th की ज्योग्राफी है ना, वो हमारी पूरी ह्यूमन ज्योग्राफी यानी जो ह्यूमन सोसाइटी है, ह्यूमन के जो रिलेशन है नेचर साथ, उसके ऊपर बेस्ड है। तो उसके अंदर सबसे पहले कंपोनेंट ये आ जाता है कि पॉपुलेशन के बारे में समझें, उसको वो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है हम उसको समझिए, उसकी डेंसिटी क्या है वो समझिए, ग्रोथ कैसे हो रही है उसकी वो समझिए, और वो किस किस बेसिस पर कंपोज्ड है वो समझिए। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं पॉपुलेशन के जो सोर्स है वो क्या है। हमें कैसे पता चलता है कि कितनी पॉपुलेशन है? हमें पता है कि इंडिया है ना सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री थी चाइना के बाद में 2011 के अंदर, और इसके अंदर जो पॉपुलेशन थी इंडिया की वो 1210 मिलियन थी, यानी कि 1210 मिलियन थी। और जो पॉपुलेशन देखो, इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है वो नॉर्थ अमेरिका की, साउथ अमेरिका की और ऑस्ट्रेलिया की, तीनों की कंबाइन कर दो, मतलब देखो 3 मेजर कॉन्टिनेंट्स कंबाइन करो तो इंडिया की पॉपुलेशन है। अब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन, आप देखोगे जितना अच्छा आप सोच रहे हो ना, ज़्यादा पॉपुलेशन है ज़्यादा वर्क फोर्स मिलेगा, ज़्यादा अच्छा होगा, बट जितनी अच्छी चीज़ें कर रही है ना उससे ज़्यादा ही बुरी चीज़ें कर रही है। क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन इतने कम लैंड पर है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रेशर डेवलप हो रहा है उस लैंड के ऊपर, क्योंकि रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है और उसको जो पॉपुलेशन है इन कंपैरिजन वो काफ़ी ज़्यादा है, और बहुत सारी सोशल इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स भी अराइज होती है इतनी सारी पॉपुलेशन की वजह से। अब हमें कैसे पता चलता है कितनी कितनी पॉपुलेशन है? तो ये हमें पता चलता है सेंसस से। ठीक है, सेंसस क्या होता है? एक ऐसा आप देख सकते हो स्टैटिस्टिकल जो मेथड होती है जिससे क्या होता है, पॉपुलेशन कैलकुलेट की जाती है। ये हर 10 साल में लिया जाता है, और जो लास्ट सेंसस है वो हमारा 2011 के अंदर लिया गया था। उसके बाद से 2021 के अंदर सेंसस होने वाला था बट नहीं हुआ कोरोना के आने की वजह से, और अभी तक सेंसस नहीं लिया गया है। ये वो चल रहा है कि 2026 या 27 में सेंसस लिया जाएगा। फर्स्ट सेंसस कब लिया गया था? 1872 के अंदर। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, फर्स्ट सेंसस 1872 के अंदर ही लिया गया था, पर जो फर्स्ट कंप्लीट सेंसस है ना, मतलब पूरी इंडिया को इंक्लूड करके, वो 1881 से ही लिया गया था। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि पॉपुलेशन। तो आपको ये तो बताया कि पॉपुलेशन अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कई जगहों पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, कई जगहों पर काफ़ी कम पॉपुलेशन होती है। तो पॉपुलेशन अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों है? इसके 4 फैक्टर्स आते हैं मेनली। फर्स्ट वन इज फिजिकल, सेकेंड वन इज इकोनॉमिकल, थर्ड वन इज सोशल, फोर्थ वन इज हिस्टोरिकल। सबसे पहले फिजिकल फीचर की बात करें, फिजिकल फैक्टर्स की बात करें, तो उसके अंदर क्या होता है, जब देखो आप खुद सोचो अपने आप कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा हिली टेरेन होगा, जहाँ पे आपको कोई रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, जहाँ पे आपके एग्रीकल्चर नहीं होगा, जहाँ पे आपको खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, क्या वहाँ पे ज़्यादा लोग डिसाइड करेंगे? ऑब्वियसली नॉट। जहाँ पे आपको अच्छा क्लाइमेट मिलेगा, लैंड अच्छा मिलेगा, जहाँ पे आप एग्रीकल्चर कर सकते हो, जहाँ पे पानी अच्छा मिलेगा, वहाँ पे ज़्यादा लोग डिसाइड करेंगे। तो इससे की वजह से क्या होता है, नॉर्थ जो इंडिया है वहाँ पे क्या होता है, और जो डेल्टास है, जो कोस्ट एरिया है, वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा पॉपुलेशन मिलती है आपको। और जो हिली एरियाज है जैसे हिमालय, वहाँ पे कम पॉपुलेशन मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे एक तो चीज़ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबिलिटी नहीं होगी, एग्रीकल्चर भी नहीं होगा, और इतनी हार्श जोग्राफी में कोई इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होगी। इकोनॉमिकल फैक्टर्स की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, जहाँ पे इरिगेशन सिस्टम अच्छा होगा। सबसे पहले तो एग्रीकल्चर में इरिगेशन सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो देखोगे पहले क्या था, राजस्थान में इतनी पॉपुलेशन नहीं थी अभी के कंपैरेटिवली, तो अब क्या है, राजस्थान में पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ी है। क्यों? क्योंकि इरिगेशन यहाँ पे डेवलप हुआ है। सेकेंड चीज़, जहाँ पे मिनरल जहाँ पे रिच एरियाज होते हैं जैसे झारखंड, वहाँ पे भी क्या होती है, पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा मिलेगी आपको, और जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा वहाँ पे ऑब्वियसली पॉपुलेशन ज़्यादा ही होगी। और कुछ बार क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ऑब्वियसली पॉपुलेशन ज़्यादा ही होती है। क्यों? क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, वहाँ पे जॉब्स अवेलेबल्स है आपको। तो ये सारी चीज़ें है ना पॉपुलेशन के अंदर इकोनॉमिकल फैक्टर्स बनाती है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन अफेक्ट होती है। अब हम बात करते हैं सोशल फैक्टर या सोशल फैक्टर्स की। सोशल फैक्टर्स क्या होते हैं? देखो पहले क्या था, बहुत सारे जो रिवर्स है ना, आप सुनोगे, रिवर्स आर द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, रिवर्स आर क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन।
ठीक है। तो जहाँ पे रिवर्स थी ना वहाँ पे क्या था, लोग सेटल हो गए। अब भले वो रिवर्स सूख गई हो या फिर रिवर्स कम हो गई हो, पर लोगों ने क्या नहीं किया, चेंज नहीं किया। जहाँ पे रिवर्स थी, जहाँ पे कोस्टल एरिया था, वहाँ पे लोग सेटल हुए थे। अर्बनाइजेशन क्या होता है, जब विलेज से आप क्या करोगे, सिटी के अंदर बहुत से लोग माइग्रेट करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, अर्बनाइजेशन होता है। और उसकी वजह से क्या होता है, पॉपुलेशन अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है और सिटीज़ क्या है, क्राउडेड है। ठीक है, रूरल अर्बन माइग्रेशन की वजह से। उसके बाद क्या आता है, हिस्टोरिकल फैक्टर्स। देखो मैंने आपको बताया ना कि जहाँ पे रिवर्स थी वहाँ पे लोग सेटल हो गए और अभी तक वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ हो ही रही है। और जो पहले ज़माने में जहाँ पे लोग सेटल हो रखे थे ना, जैसे ओल्ड ट्रेड रूट्स थे वहाँ पे उस टाइम वो सिटी सेंटर हुआ करती थी, तो वहाँ से उस टाइम तक वो लोग सेटल है और अभी पॉपुलेशन और बढ़ती जा रही है। ठीक है, डेवलपमेंट वहाँ पे बहुत अच्छा हुआ था। अब ट्रांसपोर्ट भी अच्छा था, और पहले टाइम पे भी वहाँ पे ट्रेड रूट्स भी पहले की थी, तो अभी भी लोग वहाँ पे सेटल हो रखे हैं। अब बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी क्या होती है, देखो यहाँ पे डेंसिटी सही नहीं आ रहा है। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है, कितने लोग पर यूनिट एरिया रह रहे हैं। सपोज मैं उसको एग्जांपल लेकर समझाती हूँ। दिस इज अ एरिया, यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 रह रहे हैं। ठीक है, 5 लोग रह रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, पर स्क्वायर किलोमीटर, ये दोनों में मल्टीप्लाई करके आपको मिलता है पर स्क्वायर किलोमीटर। ये स्क्वायर किलोमीटर, 1 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं, यहाँ पे रह रहे हैं 5 लोग, तो इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी हुई, 5 हुई। अब सपोज यहाँ पे क्या रहते हैं, 6 लोग रहते हैं, तो पॉपुलेशन डेंसिटी 6 होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। दिस इज अ प्लॉट, यहाँ पे ये है पर यूनिट एरिया, यानी कि मैं इसको ऐसे डिवाइड कर देती हूँ। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 में एक को डिवाइड किया, और जो ये वाला ब्लॉक है ना, ये है 1 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतने लोग रह रहे हैं। अब इस वाले ब्लॉक की जो पॉपुलेशन डेंसिटी वो क्या होगी, कितने लोग उस पर स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे हैं, तो इसकी क्या होगी डेंसिटी, 3। अब मैं यहाँ पे की बात करूँ तो यहाँ पे 1 होगी डेंसिटी, यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे 2 होगी, यहाँ की बात करूँ यहाँ पे फिर अगेन 2 होगी। तो कितने लोग एक पर स्क्वायर में रह रहे हैं, उस हिसाब से उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी बन जाती है। अब देखो यहाँ पे भी आपको एक डायग्राम की मदद से समझाया हुआ है। 2015 के अंदर आपको पता है 117 लोग रह रहे थे पर स्क्वायर किलोमीटर, और 2011 में कितने रह रहे थे, 382। यानी देखो 200 का इंक्रीज आया है ऑन एन एवरेज अप्रॉक्सीमेटली। बिहार के पास सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेंसिटी है, कितनी डेंसिटी अभी हम पढ़ेंगे। और जो केरला है और तमिलनाडु, यहाँ पे क्या है, पेनिनसुला स्टेट्स के अंदर हायर डेंसिटी, यानी पेनिनसुला स्टेट्स में से इनकी हायर डेंसिटी है। अब जो आसाम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड और उड़ीसा, यहाँ पे क्या है, मॉडरेट डेंसिटी है, ना तो ज़्यादा है ना ही कम है, एक मॉडरेट लेवल में चलती है। जबकि आप जो भी हिली एरियाज है ना, आसाम को छोड़ दो, बाकी जितने भी हिली एरियाज हैं वहाँ पे कम डेंसिटी है, और जितने भी यूनियन टेरिटरी ले लो वहाँ पे आपको ज़्यादा ही डेंसिटी मिलेगी, कुछ को छोड़ के, जैसे अंडमान और निकोबार। वहाँ देखो सिर्फ डेंसिटी, ये कितने लोग रह रहे हैं पर स्क्वायर किलोमीटर, ये इनफ नहीं होता डाटा। यहाँ पे आपको साइकोलॉजिकल डेंसिटी, यहाँ पे आपको फिजियोलॉजिकल डेंसिटी भी निकालनी होती है। दैट इज टोटल पॉपुलेशन कितनी है और नेट कल्टिवेबल एरिया कितना है। नेट कल्टिवेबल एरिया है ना, आपको चैप्टर 3 में अच्छे समझ में आएगा, उसका मैं वीडियो डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ पे आप जाकर उसको देख सकते हो। ठीक है, तो ये 3rd चैप्टर के अंदर हम समझेंगे नेट कल्टिवेबल एरिया क्या होता है, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी होती है टोटल पॉपुलेशन अपॉन नेट कल्टिवेबल एरिया। एग्रीकल्चर डेंसिटी क्या होती है, टोटल एग्रीकल्चर पॉपुलेशन, यहाँ पे सिर्फ एग्रीकल्चर पॉपुलेशन आती है, और इसके अंदर आपको देखो कल्टिवेटर्स भी आ जाएंगे और उनकी फैमिली भी आ जाएगी, अपॉन नेट कल्टिवेबल एरिया आ जाएगा। तो ये 2 डेंसिटी इंपॉर्टेंट रह जाती है। इसमें आपको डायरेक्ट दे दिया जाएगा टोटल पॉपुलेशन इतनी है, नेट कल्टिवेबल एरिया इतना है, आपको बस ये फॉर्मूला लगा कर निकालना होगा, और वैसे इसकी प्रोबेबिलिटी भी कम होती है आने की। अब हम बात करने वाले हैं पॉपुलेशन और पॉपुलेशन डेंसिटी की। पॉपुलेशन यानी कितने लोग रह रहे हैं वहाँ पे, और पॉपुलेशन डेंसिटी यानी पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रह रहे हैं। यूनियन टेरिटरी का अलग होता है और स्टेट का अलग होता है। देखो यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी मिलेगी, आपको दिल्ली की मिलेगी, और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी भी दिल्ली की मिलेगी 11297। और सबसे कम पॉपुलेशन किसकी मिलेगी, लक्षद्वीप की, और सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी मिलेगी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टेट के ऊपर। स्टेट की हाईएस्ट पॉपुलेशन आपको कहाँ मिलेगी, उत्तर प्रदेश में मिलेगी, और उसके बाद आपको इसकी महाराष्ट्र की आएगी, फिर बिहार और वेस्ट बंगाल की आएगी। सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ की मिलेगी, सिक्किम की मिलेगी।
हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ की मिलेगी, बिहार की मिलेगी 1102, उसके बाद वेस्ट बंगाल आएगा 1029, उसके बाद उत्तर प्रदेश आएगा 828। सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी आपको कहाँ मिलेगी, अरुणाचल प्रदेश में। ये आपको पूरे डाटा याद रखने हैं, जिसके अंदर सिर्फ 17 है। अब हम बात करते हैं ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की। देखो पॉपुलेशन है ना एक स्टैटिक चीज़ नहीं है कि वो जितनी है उतनी ही रहेगी। इसकी वजह से क्या होता है, सेंसस बार बार वापस हमें लेना पड़ता है हर 10 साल में, तो पॉपुलेशन ग्रो होती है। अब ये ग्रो परसेंटेज में भी दिखाते हैं हम, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, 2 पॉइंट्स के बीच में हम नापते हैं कि 2011 के अंदर कितनी थी या सपोज 2025 के अंदर इतनी है, तो इसकी वजह से क्या होता है 2 पॉइंट्स के बीच में हम नापते हैं। अब 2 तरह की ग्रोथ होती है, एक होती है नेचुरल। नेचुरल क्या होती है कि जितने बर्थ हुए, देखो सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि है ना 100 बर्थ हुए, ठीक है। पॉपुलेशन हमारी यहाँ पे 200 है अभी, उसके अंदर 100 का बर्थ हुआ और उसमें से 20 लोग मर गए, ठीक है। तो टोटल कितना है 80 को हम प्लस करेंगे 200 से, दैट इज अवर टोटल पॉपुलेशन नाउ। और पॉपुलेशन में ग्रोथ कितनी हुई, 80 की ग्रोथ हुई, ठीक है। इसको हम नापते हैं नेचुरल से। अब यहाँ पे मैं बोलूँ 80 की ग्रोथ तो हुई, किसके अगर बर्थ और डेथ को देखें हम तो, पर यहाँ पे 200 तो थे ही लोग, 80 की ग्रोथ हुई, पर यहाँ पे जो है ना 80 में से है ना 200 में से देख लो, देखो 200 में से क्या हुआ, 20 लोग चले गए कहीं पे, ठीक है। 20 लोग दूसरे शहर में चले गए, तो वहाँ की पॉपुलेशन तो कम हो गई उस शहर की। तो अब यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि 20 लोग चले गए कहीं पे और 20 लोग वापस आ गए, ठीक है। 20 लोग दूसरे शहर से यहाँ पे आ गए, तो क्या हुआ, पॉपुलेशन कितनी होगी 280 की। चलो 20 लोग नहीं, यहाँ पे देख लो यहाँ पे आ गए 40 लोग, ठीक है। 40 लोग आ गए, तो यहाँ पे पॉपुलेशन की ग्रोथ कितनी हुई, 300 की ग्रोथ हुई। तो इसके अंदर क्या एक बोलते हैं, एक होता है नेचुरल जिसके अंदर सिर्फ बर्थ और डेथ का होता है, एक होता है इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड क्या होता है कि जो कितने लोग अंदर आए हैं उसको हम ऐड करेंगे और कितने लोग बाहर गए उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसको इंड्यूस्ड बोलते हैं। 2 तरह की ग्रोथ होती है और हम यहाँ पे सिर्फ नेचुरल ग्रोथ को ही पढ़ेंगे। अब इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें तो इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी है, 1.64%। और ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रही है बट ख़त्म नहीं हुई, अभी भी ग्रोथ हो रही है। अब पॉपुलेशन डबलिंग टाइम की बात करते हैं। पॉपुलेशन डबलिंग टाइम क्या है कि पॉपुलेशन कितना टाइम लेगी अभी से डबल होने में, अभी की ग्रोथ रेट को देखकर, यानी 1.64% अभी ग्रो हो रही है, तो उसको कितना टाइम लगेगा वापस डबल होने में, अपना साइज़ को डबल करने में। अभी धीरे धीरे कम हो रहा है, पॉपुलेशन डबलिंग टाइम धीरे धीरे कम हो रहा है। अब बात करते हैं ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जिसको हमने 4 फेजेस में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट फेज इज 1901 टू 1921, जिसको हम बोलते हैं स्टैग्नेंट ग्रोथ, यानी कि यहाँ पे कोई ज़्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं हुई थी, नेगेटिव में चली गई थी 1911 से 21 तक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बर्थ रेट तो ज़्यादा थी, लोग इलिटरेट थे तो बर्थ रेट तो ज़्यादा थी। सेकेंड क्या थी, डेथ रेट भी ज़्यादा थी, क्योंकि यहाँ पे कोई इतना हेल्थ केयर अच्छा नहीं था, फूड का भी शॉर्टेज था। और यहाँ पे आप देखो कि इस टाइम पे क्या होता है, फेमेंस भी आई थी, बहुत सारी फेमेंस आई थी। सेकेंड फेज की बात करें तो वो था 1921 से 51 तक, जहाँ पे स्टेडी ग्रोथ हुई, यानी कि धीरे धीरे क्या हो रही थी, ग्रोथ हो रही थी। यहाँ पे डेथ रेट डिक्रीज हुई थी, क्यों, क्योंकि हेल्थ केयर अच्छा हो गया था, सैनिटेशन फैसिलिटी अच्छी हो गई थी, जबकि बर्थ रेट फिर भी हाई थी, तो ग्रोथ इंक्रीज हुई। और यहाँ पे क्या था, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी अच्छी थी और फूड सप्लाई भी अच्छी थी। थर्ड फेज की बात करते हैं, उसके अंदर क्या था 1951 से 81 तक, इसके अंदर क्या था, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ था, यानी कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ग्रो थी, डेथ रेट तो बहुत ज़्यादा कम हो रही थी, जबकि बर्थ रेट फिर भी ज़्यादा हाई थी। और यहाँ पे ग्रोथ रेट कितनी थी, 2.2% पर ईयर। यहाँ पे देखो इस टाइम में क्या हुआ था, 1971 के अंदर वार भी हुआ था, तो उसके अंदर क्या था, जो बांग्लादेश के जो लोग थे वो इंडिया के अंदर आए थे, पाकिस्तान के भी इंडिया के अंदर आ रहे थे, तिब्बत के भी इंडिया के अंदर आ रहे थे और नेपाल के भी इंडिया के अंदर माइग्रेशन हो रहा था। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ग्रोथ अच्छी हुई थी, बेटर लिविंग कंडीशंस और जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है वो भी इस टाइम तक हुआ था। फोर्थ फेज क्या होता है 1981 से अभी तक, यहाँ पे ग्रोथ रेट क्या हो रही है, हाई है बट फिर भी कम हो रही है। क्यों कम हो रही है, क्योंकि फीमेल एजुकेशन अच्छी हो रही है, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हुई है, मैरिजेस जो पहले 18 साल में होती थी अब वो है ना 20-25 साल में हो रही है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, लेटर मैरिजेस हो रही है, उसकी वजह से पॉपुलेशन कम हो रही है, ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हुई है। ऐसा देखा गया है 2025 के अंदर कि 1350 मिलियन तक पहुंच जाएगी इंडिया की पॉपुलेशन, जो हमने पहले ही क्रॉस कर ली, 140 करोड़ पहुंच चुकी है इंडिया की पॉपुलेशन, ठीक है। अब सेंसस कब होता है, ऑफिशियली कब आता है वो हमें पता नहीं अभी तक।
अब आप बात करते हैं रीजनल वेरिएशंस इन पॉपुलेशन। देखो पॉपुलेशन अलग अलग जगहों पर अलग अलग होती है। देखो कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ काफ़ी कम है। साउथ जो स्टेट्स है वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ कम है, लेस देन 20%। सबसे ज़्यादा कम कहाँ आई तो केरला में 9.4%। ठीक है। अब आप देखोगे जो नॉर्थ बेल्ट है ना, नॉर्थ और सेंट्रल स्टेट्स, वहाँ पे क्या है पॉपुलेशन 20 to 25% रही है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, सिक्किम, आसाम, ये सारे हैं ना, यहाँ पे 20 to 25% रही है। 1991 से 2001 की बात हो रही है इस टाइम में। अब 2001 से 2011 की बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। प्रीवियस जो डेकेड से उससे डिक्लाइन हुआ है। और देखो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, जो आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है। ठीक है। और सबसे कम डिक्लाइन का हुआ है 3.5%, यानी आंध्र प्रदेश के अंदर सबसे कम डिक्लाइन हुआ है और सबसे ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है महाराष्ट्र के अंदर। अब तमिलनाडु और पुडुचेरी, ये दो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, पॉजिटिव ग्रोथ हुई है पॉपुलेशन। अब बात करते हैं अडोलसेंस की। अडोलसेंस क्या होता है, जो 10 से लेकर 19 ईयर्स में है। ठीक है। यहाँ पे 20.9% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो इसके अंदर होती है, अडोलसेंस के अंदर होती है, जिसके अंदर 52.7% बॉयज़ है और 47.3% गर्ल्स हैं। अडोलसेंस के पास काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल होता है क्योंकि आप देखो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है, सबसे ज़्यादा टाइम है वो अडोलसेंस के पास ही है। ठीक है। जो इक्वल प्रोपोर्शंस पर होता है। ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं। इतने ज़्यादा पोटेंशियल के साथ हमेशा चैलेंजेस आते हैं अगर वो अच्छे से गाइड नहीं किए गए। क्योंकि देखो बहुत सारे चैलेंजेस है, या तो उनकी शादियाँ कई बार जल्दी की जाती है, वो कई बार पढ़ाया ही नहीं जाता, उन्हें इलिटरेट होते हैं वो। सबसे ज़्यादा ये गर्ल्स होते हैं ना, इन्हें पढ़ाया नहीं जाता। ठीक है। और उन्हें ड्रॉपिंग आउट कर दिया जाता है स्कूल से, यानी कि ठीक है 5वीं तक पढ़ लिया, 10वीं तक पढ़ लिया, उसके बाद आप स्कूल छोड़ दो, अब आपकी शादी हो रही है। ठीक है। ऐसे करवा दिया जाता है। उनके पास इतनी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती। कई बार क्या होता है, या एक तो क्या होता है कि उन्हें खाना खिलाया नहीं जाता, उसकी वजह से न्यूट्रिशन नहीं होता। एक क्या होता है वो खाना खाते नहीं है, इसकी वजह से न्यूट्रिशन नहीं होता। तो न्यूट्रिशन कम हो रहा है उनके अंदर। और फिर क्या हो रही है, जो डेथ हो रही है वो भी ज़्यादा हो रही है। अब ये डेथ ज़्यादा क्यों हो रही है, कई बार क्या होता है जो अडोलसेंस है उनके अंदर शादी जल्दी हो जाती है, वो मदर्स जल्दी बन जाती है, तो उसकी वजह से डेथ ज़्यादा हो जाती है। और कई बार जो एड्स है और HIV है उसकी वजह से क्या होता है, जो डेथ का रिस्क है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये क्या होता है, ये इसकी वजह से क्या होता है, मेंटल हेल्थ के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है। उनके पास डिसेबिलिटीज़ भी काफ़ी आ जाती है और कई बार उनके पास इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि उन्हें मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं। कई बार वो ड्रग और अल्कोहल को भी कंज्यूम करने लग जाते हैं। और कई बार जुवेनाइल क्राइम्स, यानी जो 18 ईयर्स के कम है ना, वो भी क्राइम्स के अंदर इंगेज हो जाते हैं। पर गवर्नमेंट ने इसको कंट्रोल करने के लिए काफ़ी सारी पॉलिसीज़ लाई है, जैसे नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 के अंदर आई थी, जिसके अंदर यूथ का है 15 से 29 ईयर्स ओल्ड। ठीक है। वो बोलती है कि उसको फुल पोटेंशियल तक रीच करवाओ। ठीक है। एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और लीडरशिप पर फोकस होना चाहिए यहाँ पे। सेकेंड आई थी नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये 2015 के अंदर आई थी। इसके अंदर क्या बोला गया था कि जितने भी स्किल ट्रेनिंग होते हैं ना, वो इसके अंदर आप इस स्कीम है, आप इसके अंदर कर सकते हो, एक अम्ब्रेला नेटवर्क, यानी कि जितने चाहो उतने, चाहे भले वो कोई सी भी एज ग्रुप का हो, आप उसके अंदर क्या करो, स्किल ट्रेनिंग करवाओ उससे। ठीक है। ताकि आपको उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिले। अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन की। तो पॉपुलेशन कैसे कंपोज की गई है। ठीक है। यहाँ पे देखो बहुत सारे तरीके से आप पॉपुलेशन कंपोज कर सकते हो, एज के अकॉर्डिंग, सेक्स के अकॉर्डिंग, कौन कहाँ पे रहता है उसके अकॉर्डिंग, अर्बन है कि रूरल है, एथनिसिटी के अकॉर्डिंग, ट्राइब्स के अकॉर्डिंग, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, या कौन सा रिलीजन फॉलो करता है उसके अकॉर्डिंग, उसका मैरिटल स्टेटस, वो अनमैरिड है कि मैरिड है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। लिटरेट है कि नहीं है उसके अकॉर्डिंग, ऑक्यूपेशनल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग। बट हम यहाँ पे सिर्फ 4 जगहों पर देखेंगे, रूरल अर्बन कंपोजिशन, लैंग्वेज, रिलीजन और ऑक्यूपेशनल पैटर्न्स। रूरल अर्बन कंपोजिशन की बात करें तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि रूरल पॉपुलेशन इंडिया की काफ़ी ज़्यादा है, 68.8% है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश और बिहार में। सबसे कम कहाँ है, गोवा और मिजोरम में। यूनियन टेरिटरीज में ऑब्वियसली ज़्यादा अर्बनाइज है, बट सिर्फ दादरा और नागर हवेली में 53.38% रूरल है। ठीक है। सिर्फ एक ही जगह पर रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा है, बाकी जहाँ पे अर्बन जो यूनियन टेरिटरीज है वहाँ पे अर्बनाइज्ड ही है। और विलेजेस के साइज़ है वो भी डिफ्रेंशिएट करता है। कई बार बहुत ही कम लोग रहते हैं विलेजेस में, जैसे वेस्टर्न राजस्थान, रन ऑफ कच्छ, नॉर्थ ईस्टर्न जो हिल्स है वहाँ पे कई बार बहुत ज़्यादा रहते हैं, जैसे केरला और महाराष्ट्र के अंदर जो विलेजेस के अंदर लोग रहते हैं।
और क्या होते हैं, अर्बन पॉपुलेशन की बात करें तो ये कितनी है 31.16%। ये 2011 के डाटा के अकॉर्डिंग है, हम अभी के डाटा को नहीं लेकर चल रहे। एनसीईआरटी के अंदर क्या है आपकी 2011 की डाटा ही दे रखा है, हम उसी को लेकर चलेंगे और अभी तक कोई ऑफिशियल सेंसस भी नहीं किया गया है। आप देखो अर्बन पॉपुलेशन धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि देखो अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रही है सारे स्टेट्स में और यूटीज़ में, आपको हेल्थ केयर अच्छा मिलेगा, आपको हाइजीन अच्छा मिलेगा, आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो अच्छी मिलेगी। इसकी वजह से क्या हो रहा है, रूरल अर्बन माइग्रेशन हो रहा है। सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है, ये नॉर्दर्न स्टेट्स में हो रहा है, जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है वहाँ पे हो रहा है, और जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है वहाँ पे भी हो रहा है। कुछ जगहों पर ये माइग्रेशन ज़्यादा नहीं हो रहा, अर्बनाइजेशन ज़्यादा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या है, एग्रीकल्चर अच्छा नहीं चल रहा। सबसे बड़ी चीज़ कि जो लोअर गंगा प्लेन्स है, जो तेलंगाना है, वहाँ पे इतना अच्छा नहीं हो रहा, और जो वेस्टर्न राजस्थान है वहाँ पे भी इतना अच्छा नहीं हो रहा, और जो ट्राइबल एरिया है जहाँ पे फ्लड्स ज़्यादा आ जाती है वहाँ पे भी नहीं हो रहा, और ईस्टर्न मध्य प्रदेश जहाँ पे मेनली हिल्स आती है वहाँ पे भी नहीं हो रहा। तो कुछ जगहों पर क्या है, पॉपुलेशन अर्बनाइजेशन इतना अच्छा नहीं हो रहा, बट मोस्टली यहाँ पे देखोगे आप कि अर्बनाइजेशन अच्छा ही हो रहा है। और ये क्या होता है, जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा अर्बनाइजेशन ज़्यादा ही होता है। अब हम बात करते हैं लिंग्विस्टिक कंपोजिशन के अंदर। तो लिंग्विस्टिक कंपोजिशन, इसके अंदर सिर्फ ये आपको पूरा याद करना है, इसके अंदर ऑलमोस्ट बहुत सारी सिंपल चीज़ें दे रखी है। जैसे आप देखो इंडो यूरोपियन 73% है, इंडो आर्यन आ जाती है उसकी सब फैमिली, लैंग्वेजेस की फैमिली दे रखी है इसके अंदर, किसकी, लैंग्वेजेस की। इसके अंदर आप देखो बहुत सारी 3-3 लैंग्वेजेस आ जाती है जो अलग अलग जगहों पर आपको मिलेगी बोलने वाली। ईरानियन तो आपको पता है इंडिया के बाहर ही है, दार्दिक जो जम्मू एंड कश्मीर में फॉलो की जाती है, और इंडो आर्यन ये सारी जगहों पर फॉलो की जाती है। वैसे ही सीनो तिब्बतियन, जो तिब्बतियों यहाँ पे तिब्बत हिमालयस के अंदर जो माउंटेन रीजन से वहाँ पे होगी, जो नॉर्थ आसामीज है वो अरुणाचल प्रदेश में फॉलो की जाती है, और जो आसाम वाली है ना मेंबर, वो आसाम, नागालैंड और मणिपुर और इन सारे स्टेट्स में फॉलो की जाती है। ठीक है, तो आपको ये याद करना है। फिर द्राविडियन जो साउथ सेंट्रल और नॉर्थ में कर रखा है, इसके अंदर स्टेट्स वाइज डिवीजन भी कर रखा है। फिर ऑस्ट्रो एशियाटिक और ऑस्ट्रो नेशियन यहाँ पे डिवीजन कर रखा है। तो ये आपको याद करना होगा थोड़ा बहुत, इसके अंदर ज़्यादा कुछ इतना ज़्यादा डीपली नहीं आता है क्वेश्चन, बट थोड़ा बहुत आपको इसको पढ़ना है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो 1903 के अंदर से 1928 तक किया गया था। ये किसने किया था, ग्रिसन ने, और इसके अकॉर्डिंग 179 लैंग्वेजेस है और 544 डायलेक्ट्स है। और अभी के टाइम पे देखोगे तो हमारे यहाँ पे 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस है, जिसके अंदर हिंदी के हाईएस्ट स्पीकर्स है, संस्कृत, बोडो और मणिपुरी के सबसे कम स्पीकर्स है। और आप देखोगे कि अचानक से नहीं होता। फॉर एग्जांपल आप है ना तमिलनाडु से बाहर गए, तमिलनाडु से इधर गए, तो आपको ऐसा नहीं होगा कि अचानक से तमिल लैंग्वेज खत्म हो जाएगी। वो धीरे धीरे पहले आपको मिलेगा, तमिलनाडु से थोड़ा सा बाहर जाओगे कि यहाँ पे 2 लैंग्वेजेस बोलते हैं, फिर धीरे धीरे और बाहर जाओगे तो यहाँ पे फिर धीरे धीरे कम होती रहेगी वो तमिल लैंग्वेज। अब बात करते हैं रिलीजियस कंपोजिशन के बारे में। तो देखो रिलीजियस कंपोजिशन में आप देखोगे इंडिया के अंदर हिंदूज मेजॉरिटी में है, मोस्टली स्टेट्स में 70 to 90% तक जाता है। मुस्लिम्स क्या है, लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी है, जहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर, जो वेस्ट बंगाल है, केरला है, उत्तर प्रदेश है, और दिल्ली और लक्षद्वीप है, वहाँ पे क्या होते हैं, ये थोड़ी मेजॉरिटी में आते हैं, और जो हिंदूज है माइनॉरिटी में आते हैं। क्रिश्चियंस की बात करो तो यहाँ पे रूरल एरियाज में ही आपको ज़्यादा मिलेंगे। जो वेस्ट कोस्टल एरिया है ना, गोवा और केरला, वहाँ पे आपको थोड़े ज़्यादा मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उस टाइम क्या था, जो क्रिश्चियनिटी आपको पता है कि जो यूरोपियन नेशन से वहाँ से आया था, तो वहाँ पे सबसे पहले कोस्टल एरिया पर ही आए थे। उसके बाद मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और जो मणिपुर और छोटा नागपुर प्लाटू है, वहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेंगे। सिक्स की बात करो, सिक्स आपको पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में ज़्यादा मिलेंगे। जेन्स आपको राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में ज़्यादा मिलेंगे, और सबसे छोटा ग्रुप ही इनका ही है। बुद्धिस्ट आपको क्या मिलेंगे, जो नॉर्थ वाले एरिया है, और जो है ना जम्मू एंड कश्मीर के लद्दाख रीजन, अभी तो ये नया है बट पहले क्या था, जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट बन था ये। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है, जो स्पीति हिल्स है वहाँ पे, और त्रिपुरा में, और लाहौल और स्पीति हिल्स में जो क्या है हिमाचल प्रदेश के अंदर है। और भी बहुत सारे रिलीजन्स है, जैसे ज़ोरोस्ट्रियन, ट्राइबल्स, और जो इंडिजिनस जो छोटे छोटे एरियाज़ में है ना, अलग अलग एरियाज़ में रिलीजियस बिलीव्स है वो काफ़ी सारे हैं। ठीक है, इंडिया के अंदर काफ़ी सारे रिलीजन्स हैं। अब बात करते हैं ऑक्यूपेशनल कंपोजिशन के बारे में।
तो 2011 के अंदर है ना इंडिया के पॉपुलेशन को 3 के अंदर क्लासीफाई किया गया था। सबसे पहले मेन वर्कर्स जो 183 से डेज से ज़्यादा काम करते हैं। सेकंड वन इज मार्जिनल वर्कर्स जो 6 महीने और 183 डेज से कम काम कर रहे हैं। और जो थर्ड है नॉन वर्कर्स जो काम ही नहीं कर रहे हैं। तो देखो 39.8% जो पीपल है ना वो मेन और मार्जिनल वर्कर्स है, जबकि 60% नॉन वर्कर्स है, जिसकी वजह से क्या हमें पता चलता है कि अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है, या फिर जो डिपेंडेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब बात करते हैं वर्क पार्टिसिपेशन रेट की, यानी कितने लोग इंगेज हो रहे हैं काम के अंदर। सबसे कम कहाँ है लक्षद्वीप में और सबसे ज़्यादा कहाँ है हिमाचल प्रदेश में। ज़्यादा यहाँ पे आप देखो हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक यहाँ पे ज़्यादा है। और जो दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव है वहाँ पे ज़्यादा है। क्यों यहाँ पे ज़्यादा है? क्योंकि यहाँ पे क्या है मैनुअल और जो सब्सिस्टेंस वर्क है उसके ऊपर डिपेंडेंसी ज़्यादा है लोगों की। 2011 के अकॉर्डिंग है ना ऑक्यूपेशनल कंपोजिशन के अंदर 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई है। एक होता है कल्टिवेटर्स जो है ना अपने खुद के लैंड पर कल्टिवेट करें। एक होता है एग्रीकल्चर लेबरर्स, ये आपको बिहार में ज़्यादा मिलेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि दूसरे के लैंड पर हम कल्टिवेट करके अपनी वेजेस अर्न कर रहे हैं। थर्ड वन इज हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ठीक है। फोर्थ वन इज जो बाकी सारे काम कर रहे हैं। तो सेक्टर वाइज भी हम देखें तो भी देखो प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा है, जिसके अंदर कल्टिवेटर्स और एग्रीकल्चर लेबर्स आते हैं। 54.6% जो है ना वर्किंग फोर्स वो इसी के अंदर है। फिर आते हैं हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज जो सेकेंडरी सेक्टर होता है, जो 3.8% बहुत ही ज़्यादा कम है हमारी मैन्युफैक्चरिंग। थर्ड वन होता है जो अदर वर्कर्स जो टर्शरी के अंदर इंगेज होते हैं। टर्शरी यानी सर्विस सेक्टर, वो कितने 41.6%। और इन सारे सेक्टर्स के अंदर क्या है जो मेन है वो ही हायर है फीमेल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब बात करते हैं जेंडर एंड वर्क पार्टिसिपेशन रेट की। जो वो फीमेल सबसे कम, मतलब आपको हर जगह कम ही मिलेगी। प्राइमरी सेक्टर्स के अंदर कंपैरेटिवली हायर क्या है इन्वॉल्वमेंट है, बट अभी अभी सेकेंडरी और टर्शरी में भी इंक्रीज हो रहा है, बट कंपैरेटिवली कम है। एग्रीकल्चर से हम क्या बढ़ रहे हैं, अभी हम सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर के अंदर बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम क्या है डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। तो फार्म से नॉन फार्म जॉब्स के अंदर बढ़ रहे थे, ठीक है। कल्टिवेटर्स में आप देखोगे हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में सबसे ज़्यादा मिलेंगे। एग्रीकल्चर लेबर्स बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ यहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेंगे। और जो नॉन फार्म है वो आपको यूटी में ज़्यादा मिलेंगे, अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा मिलेंगे, चंडीगढ़ और पुडुचेरी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है फार्मलैंड कम हो रहा है, अर्बनाइजेशन ज़्यादा है और इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा है। अब हम बात करने वाले हैं एक स्कीम के बारे में जिसका नाम है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। इसके अंदर क्या था कि जो फीमेल है और जो ट्रांसजेंडर है उनको है ना ज़्यादा पीछे दिखाया जाता है, उन्हें बैकवर्ड रोल्स दिए जाते थे। अब ये बायोलॉजी के अकॉर्डिंग तो कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर किसके ऊपर डिफरेंस कर रखा है, उनकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी पे सोसाइटी के अकॉर्डिंग डिफरेंस डाल रखा है, ठीक है। उन्हें बोला जाता है, जैसे बेटियों को बोला जाता है कि आप स्कूल मत जाओ, आपको क्या करना है बड़े होकर शादी करना है तो आप घर का काम सीखो, ठीक है। तो उन्हें अनफेयर ट्रीट किया जाता है, उन्हें कुछ कई बार होता है उन्हें खाने को नहीं दिया जाता, अर्ली मैरिजेस की जाती थी, ठीक है। उन्हें अगर बोलने का भी कई बार परमिशन नहीं दी जाती थी, ठीक है। तो काफ़ी सारे डिफरेंसेस अराइज हुए थे पहले इंडिया में। अभी तो क्या है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव भी हुआ है। पहले क्या था काफ़ी सारे डिफरेंसेस थे जिसकी वजह से उन्हें एक्सक्लूड करा गया था। मेन जो चीज़ है उन्हें क्या आप बोलोगे, देखो पहले क्या था हाउसवाइफ ज़्यादा थी, ठीक है। तो उन्हें घर का काम करने के लिए बोल दिया जाता था, उन्हें बाहर काम करने के लिए अनुमति ही नहीं दी जाती। उन्हें बाहर काम करने के लिए बोला ही नहीं जाता था कि बाहर काम करो, उन्हें ऐसे बोल दिया जाता था क्या ज़रूरत है करने की, ठीक है। तो बाहर काम करने के लिए मना कर दिया जाता था। इसकी वजह से क्या हो रहा था, जो हमारे आधी पॉपुलेशन है, क्योंकि जो वुमेन है वो 50% पॉपुलेशन एक्वायर करती है, वो क्या थी काम ही नहीं कर रही थी। जो हमारा वर्क पार्टिसिपेशन रेट कम हो रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था डेवलपमेंट कम हो रहा था। UNDP के अकॉर्डिंग क्या था, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, अगर डेवलपमेंट को सब फेयर नहीं है तो डेंजर है। इफ डेवलपमेंट इज नॉट एंजेंडर्ड इट इज एंडेंजर्ड, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ वुमेन के अगेंस्ट होता है, ठीक है। मैन के अब देखोगे आप कि एक ही जॉब को वुमेन भी कर रही है मैन भी कर रही है, पर जो सैलरी है वो मैन को ज़्यादा मिल रही है एज़ कम्पेयर टू वुमेन, ठीक है। तो सबको इसके अकॉर्डिंग क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अकॉर्डिंग सबको इक्वल पे मिलना चाहिए, इक्वल एजुकेशन मिलनी चाहिए, जॉब्स भी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। जॉब्स के अंदर जो पे होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इक्वल होना चाहिए और रिस्पेक्ट और डिग्निटी वाली लाइफ भी होनी चाहिए। इसकी वजह से बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ इंट्रोड्यूस किया गया था। एक और क्या चीज़ थी कि बेटी बचाओ क्यों करा गया था, क्योंकि क्या था जो फीमेल फीटस था ना
पहले अगर पता चल जाता था कि बेटी पैदा होने वाले तो उसको वहीं पे कोर्ट में ही मार दिया जाता था। तो इसके लिए क्या किया गया था, बेटी बचाओ वाला शुरू करा गया था, कि इलीगल कर दिया गया था बाद में कि आप है ना सिर्फ सेक्स नहीं जान सकते कि कौन सा है, लड़की है क्या वो लड़का है, वो आप नहीं पता कर सकते। तो इसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। बट अगर आपको उसके नोट्स चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है। सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।